गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सबको होली की एडवांस शुभकामनाएं। मैं राजदीप श्रीवास्तव फिजिक्स डिपार्टमेंट से नीट 12 जो कि लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था उसके मोस्ट डाउटफुल और लेफ्ट क्वेश्चंस लेकर के प्रस्तुत हूँ। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस गलत किए आप लोगों ने। ये देखिए, ये मोस्टली रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये नीट 12 रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। 11 से 32 क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने किए और गलत हो गए। तो हम लोग इसका जरा डीएनए टेस्ट करेंगे कि क्यों गलत हो गए, आफ्टर ऑल क्या रीजन था। आते हुए क्वेश्चन गलत होने ज़्यादा डेंजरस है। और फिर ये वो क्वेश्चंस हैं जो पता नहीं किस कारणों से आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए। कुछ तो चॉइस वाले छोड़े होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते होंगे तो उनको देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g will be half of its value 1600 किलोमीटर above the surface of earth। अब ये मोस्टली रॉन्ग क्वेश्चंस में है, मतलब बच्चों ने किया और वो गलत हो गया, और मुझे मालूम है कि ये क्यों गलत हो गया। जब हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं, तो सपोज हम अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे चले गए, तो फॉर्मूला होता है जी। अब आप देखिएगा क्या होता है, आर माइनस डी अपॉन आर होता है, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 माइनस डी बाई आर। ये वाला फॉर्मूला डी डिस्टेंस कितनी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, आर से बड़ी तो वो नहीं हो सकती है, आर के बराबर हो तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं। ये फिगर बनाई रहती किताब में। ये अर्थ की सरफेस है, ये सेंटर है, ये तो रेडियस हो गई, हम यहां पर हैं, डी डेप्थ बिलो। और सपोज अगर हम एच हाइट एबव चले गए, यहां की ग्रेविटी होती है जी एच इज इक्वल टू, अब याद रखिएगा ये होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और गलती का फसाना यही छुपा हुआ है, यही गलती होती है। क्या गलती होती है? देखिए, इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में इसको, ये जीएच का ये फॉर्मूला आ गया एक्यूरेट, जो भी एच होगा रख देंगे, वैल्यू निकल आएगी। वो लोग क्या करते हैं, जी और 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 कर देते हैं, ये टर्म ऊपर जाएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और साथ में ये लिखा रहता है अगर h मस्ट लेस देन आर। यही गलती का राज है। इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आया है, ये मैं जो बता रहा हूं, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये एच की किसी भी वैल्यू के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाएंगे जब अल्टीट्यूड एच की वैल्यू आर के कंपैरिजन में काफी कम हो, क्योंकि ये बायनोमियल एक्सप्रेशन से आया हुआ फार्मूला है। अब कितना एच होगी हम अप्रोक्सीमेट कर ले, तो अर्थ की रेडियस होती है देखो 6400 किलोमीटर, तो 100 200 300 400 तक चलता है। लेकिन यहां पर 1600 किलोमीटर अबव है, अर्थ की रेडियस की 1/4 r/4 है,
तो यहां अगर बच्चों ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया होगा तो आंसर गलत आया होगा और इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। यानी इसको किस फॉर्मूले से करना है? इससे और इससे। बाकी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ बात नहीं है। आप चाहें तो हम आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हैं। कैलकुलेशन हम कर देते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कितनी डेप्थ पर, एक बार क्वेश्चन देख ले, कितनी डेप्थ पर जी की वैल्यू 1600 किलोमीटर, यानी यहां वाली वैल्यू इस वैल्यू की आधी होनी चाहिए। तो पहले एच ऑल्टीट्यूड पर निकालो क्या होगा। तो जी और 1 प्लस एच अपॉन आर होता है, तो 1600 अपॉन 6400, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर से मीटर कट जाएगा, होल स्क्वायर। वैल्यू इसकी आधी होनी चाहिए और यहां पे आप G1 माइनस डी अपॉन 6400 किलोमीटर लिख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं है, जी से जी आप काट दीजिए और बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, ये 1/4 हो जाएगा और फिर डी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी जो पहले से आ रही थी 4352 किलोमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन है, उसका टाइम हम बचा रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन गलती होने में रूट काज क्या था, वो यही था कि यहाँ पर अल्टीट्यूड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, आर की कंपेरिजन में बहुत कम नहीं है, बल्कि आर की 1/4 है, उसके इक्विवेलेंट के लगभग है। इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला G1 माइनस 2H अपॉन आर नहीं लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 kilometer. A body is projected out with thrice this speed. The speed of the body far away from the Earth will. तो ये क्वेश्चन ज्यादातर escape velocity में छोड़ देते हैं। escape स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर आप डिफिनीशन याद करें तो एस्केप स्पीड होती है मिनिमम स्पीड टू रीच दी, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इंफिनिटी। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और यहां से मैंने इसको v स्पीड दी, तो आप नॉर्मल स्पीड दोगे तो ये कुछ हाइट तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगी, ऊपर जाने पर घटती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है। इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो ये वापस नहीं आएगी क्योंकि वहां पे ग्रेविटी 0 हो जाती है। तो अगर हम इन्फिनिटी और अर्थ की सरफेस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें तब क्या आएगा? माइनस जी mm अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी mm अपॉन आर प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी तक पहुंचाना है अदरवाइज वो वापस आ जाएगी, और प्लस हाफ एम, सपोज ये वी सी लिख देते हैं। वी सी इसलिए लिख देते हैं कि अब वो ग्रेविटी छोड़ चुकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट देयर, तो अब कोई फोर्स ऐसा नहीं बचा है जो उसकी स्पीड को और कम करेगा, तो उस स्पीड से ये स्पेस में चलती है, इसलिए इसको इंटरप्लेनेटरी स्पीड भी कहते हैं, कॉस्मिक वेलोसिटी भी कहते हैं,
वगैरह वगैरह। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर एस्केप कराना है तो ये वाला टर्म तो जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को इन्फिनिटी तक पहुंचना चाहिए, ये हमेशा जीरो रहेगा। अगर आप इसको सफिशिएंट स्पीड दोगे तो इन्फिनिटी पे पहुंच के जो इसकी स्पीड बची रहेगी वही इंटरप्लेनेटरी स्पीड या कॉस्मिक वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ जैसा इसमें लिखा है वो होगी। एस्केप स्पीड जब हम लोग निकालते हैं, याद करो 11th क्लास याद करो या अपने क्लास नोट्स याद करो, सर ने इसको भी जीरो ले लिया था। यानी जब ये भी जीरो हो जाए, मतलब ये सिर्फ पहुंच जाए, वहां वेलोसिटी ना हो, तब जो स्पीड होगी वो एस्केप स्पीड होती है। तो एस्केप स्पीड इज द मिनिमम स्पीड, और वो अर्थ की सरफेस से आती है √2 GM/r। अगर तुमने इससे कम स्पीड दी यहाँ पे तो भी इन्फिनिटी तक जाएगी नहीं, उसके पहले ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो लौट आएगी। अगर इतनी दी तो स्पीड बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, वहां ये वाली वेलोसिटी जीरो आएगी। और अगर उससे भी ज्यादा दे दी, जैसे यहां पर दी गई है, इस एस्केप स्पीड की 3 गुनी है, तो ये पहुंच भी जाएगी इन्फिनिटी पे, फिर इसके पास वेलोसिटी कुछ बची रहेगी, उसी स्पीड से ये स्पेस में चलेगी। अब इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें। -G/m/r, और हमने स्पीड दी है 12m, और ये वेलोसिटी दी है 3 टाइम्स दी एस्केप स्पीड ये दी है। तो 3 टाइम्स अगर एस्केप स्पीड दी है तो इसका 3 टाइम्स है 3√2 GM/r का स्क्वायर, और बराबर, ये तो जीरो हो गया, 12m VC²। अब यहां m से m कट जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये VC आपकी निकल आएगी, सोल्यूशन में निकाल के दिखाई दी गई है। इसका एक छोटा तरीका बता दें हम, वो ज्यादा काम में आएगा। अगर मेरे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी ये v n टाइम्स VE हो, यहां जैसे n की वैल्यू 3 है, थ्राइस दिस स्पीड एस्केप स्पीड इतनी है, और प्रोजेक्शन स्पीड इसकी n गुनी। तो कॉस्मिक वेलोसिटी होती है √n² - 1 × एस्केप स्पीड। तो अगर मेरे को ये याद बना रहे तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर -1 यानी √8 VE, और √8 VE आप जानते ही हो कितना होता है, ये होता है 2√2। √2 की वैल्यू 1.414 मान लो, और एस्केप स्पीड तुम्हारी 11.2 है, तो ये तुम्हारा आंसर सॉल्व करके 31.67, तो ये 31.7 इसका आंसर है। ओके, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एस्केप स्पीड समझ लेना। और अगर ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी एस्केप स्पीड से कम हुई तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा और h निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जल्दी में गड़बड़ हुआ क्वेश्चन है भाई। टाइम स्क्वायर ये t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, और यहां पे मुझे ग्राफ t² और r³ के बदले में ही निकालना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, ये y एक्सिस है, ये अपन की x एक्सिस है, तो t² y का रोल अदा कर रहा है,
टी स्क्वायर की जगह वाई लिख दो और आर क्यूब एक्स का रोल अदा कर रहा है, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, देयरफॉर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर हम आपसे कह देते कि टी और आर के बीच में ग्राफ खींचो, तब वो सब बुद्धि लगानी पड़ती है आपको, क्योंकि t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 होता है, देन इट विल बी ए डिक्रीजिंग कर्व टाइप ऑफ थिंग आ जाती। बट टी स्क्वायर इंक्रीजिंग कर्व, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, लेकिन यहां तो सीधे सीधे टी स्क्वायर और आर क्यूब में पूछ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन इसका आंसर हो जाएगा। रेड से मार्क कर लो। ये दुख हो रहा है कि ज्यादातर बच्चों ने लापरवाही में गलत किया है, जल्दी में, या एग्जाम का टेंशन होगा। चलिए, हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, क्या इसकी कैलकुलेशन करें? बिल्कुल नहीं करें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कुछ चीजें होती, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 1, ये इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और पोलर एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। यानी ये अगर आपकी अर्थ है, अर्थ अपनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोलर एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये इसका इक्वेटर है, तो सैटेलाइट की ऑर्बिट इसी इक्वेटोरियल प्लेन में ही आनी चाहिए, अदरवाइज वो उसका नाम बेकार हो जाएगा, वो हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं होगा। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? अर्थ के किसी पॉइंट से अगर उसको देखें तो हमेशा वो वहां से रेस्ट में दिखे, हमेशा सामने दिखे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन, पोलर एक्सिस। और अगर ये इसका आल्टीट्यूड निकालें अर्थ की सरफेस से, तो h बराबर लगभग 36,000 किलोमीटर आता है। और अगर इसकी रेडियस निकालें ऑर्बिट की, तो रेडियस इसकी लगभग 42,000 किलोमीटर आती है। और अगर इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड आती है। और टाइम पीरियड आप जानते ही हैं, इसका 24 आवर होता है। तो ये 5 चीजें हमेशा याद रखिए, और इसी में से हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तुरंत कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। टी बराबर क्या होता है? 2 अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जीएम, ये आता है भाई। तो यहाँ 24 आवर को सेकंड में बदलो, आर की वैल्यू रखो, फिर एच निकालो, जीएम की वैल्यू रखो। जीएम की जगह जी आर स्क्वायर भी रख सकते हो, तो मामला कुछ सिंपल होगा, लेकिन यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। तो बेटर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये चीजें याद रखो, ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। एक सैटेलाइट और याद रखो, वो भी बता देते हैं। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में घूम रहा है, तो इसकी रेडियस लगभग आर ही हो जाएगी, और इसका टाइम पीरियड 2 अंडर रूट आर अपॉन जी, यानी 84.6 मिनट के आसपास होता है। और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये नियर सैटेलाइट के लिए, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। दोनों वैल्यूज जब भी एग्जाम में आती हैं हमेशा एक ही साथ आती हैं, पूछ देगा। अब यहाँ पूछ दिया, अगर याद है तो लिख दो खट से। और सरफेस से पूछ रहा है 36,000 कर दो।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस पूछ रहा है तो 42,000 कोई आंसर होता वो कर देते। चलिए, टू शो दैट सिंपल हर पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज नेसेसरी टू एज्यूम दैट। तो क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर बताओ, ये तो थ्योरी का है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मस्ट बी स्मॉल। एक्चुअली जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं ना सिंपल पेंडुलम का, ये मान लो थीटा नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जब हम लोग लिखते हैं तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आता है, अगर इसको फोर्स एनालिसिस से करें तो ma इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा आता है। ये कैसे आता है, ये तो पूरा चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। इधर mg लगता है, इधर टेंशन लगता है, इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा होता है, और यही रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे भी m होगा mg साइन थीटा, m से m कट जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी। अब यहाँ पे लोग थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं और फिर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर कर देते हैं, तो माइनस जी एक्स अपॉन आर कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर जी बाई आर आ गया, और आर आर नहीं आ गया, ये सिंपल है तो इसको एल कर देते हैं। ये आपको क्लास में डेफिनेटली कराया होगा सर लोगों ने। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी फार्मूला होता है, और जब ये स्मॉल है तभी ये एसएचएम भी है, तभी ये एक्स के प्रोपोर्शनल है। और ये साइन थीटा की जगह थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा स्मॉल हो, और थीटा स्मॉल कब होगा, जब ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड तक न जाए। कितना स्मॉल हो, जब तक साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 3 डिग्री, कुछ लोग कहते हैं 5 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आइडियल केस में 20 डिग्री तक चलता है, और हमारे ऐसे प्रैक्टिकल पर्पस में ये 45 टू 50-60 डिग्री तक जा सकता है। तब तक वी कैन अप्रोक्स दिस। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। इस पे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, ये तो इस पे तो तुम्हारा जोर ही नहीं है। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्मॉल होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। एसएचएम वाले पे कोई कंडीशन नहीं है, मास का तो मैटर ही नहीं करता है। तो सेकंड कंडीशन इज द इंपॉर्टेंट वन। द एसएचएम ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी बराबर होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे v और x के बीच में ग्राफ खींचना है, स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इधर 1 ला रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये किसका इक्वेशन आया, एलिप्स है। अगर ये दोनों वैल्यूज नीचे बराबर होती तो सर्किल होता, अदरवाइज ये एलिप्स हो जाता। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, इधर x बनाओ इधर v बनाओ, और इट इज कम्स लाइक दिस। ये वैल्यू प्लस ओमेगा, ये वैल्यू माइनस ए ओमेगा, इधर वाली वैल्यू a, इधर माइनस ए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये ग्राफ एलिप्टिकल होगा।
ठीक है, सारे ग्राफ याद रखो। एक्स और टी का ग्राफ साइन या कोसाइन टर्म, वेलोसिटी और टी ये भी साइन ग्राफ होता है, ए और टी ये भी साइन ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ इससे पाई बाई 2 आगे होता है, ये वाला ग्राफ इससे पाई आगे होता है, लेकिन वी और एक्स का ग्राफ एलिप्स होता है। ए और एक्स का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होता है, यस, क्योंकि ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए और एक्स के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और लास्ट ए और वी का ग्राफ छोड़ दें कि बता दें? बता दे रहे हैं यार तुम लोगों को, ये भी एलिप्स होता है। तो ये पांचों 6 ग्राफ आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A body is kept in a platform oscillating vertically with amplitude 2 centimeter, the maximum frequency of the pendulum, so that the body does not lose its contact anywhere with the platform is। आया था नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कोई एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक बॉडी रखी है मास m की, और सपोज ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके अबाउट ये एसएचएम कर रहा है और मान लिया इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अगर ये नीचे जाता है और ऊपर जाता है, दोनों केस में देखो, सपोज ये नीचे जाता है, y डिस्टेंस ये नीचे जाता है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? देखो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर वाई ऊपर होगा। तो हम लोग लिखेंगे n माइनस एम जी बराबर m ओमेगा स्क्वायर वाई। तो n बराबर एम जी प्लस m ओमेगा स्क्वायर वाई। कोई खतरा नहीं है भाई, जितना ज्यादा नीचे जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ब्लॉक विल स्टे ऑन दी सरफेस। लेकिन सपोज ये ऊपर गया, y डिस्टेंस ये ऊपर चला गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर वाई नीचे होगा। तो एफबीडी क्या बनाएगा? mg माइनस एन बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एम। तो n बराबर mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। डेंजरस है भाई। क्या डेंजरस है? ज्यादा ऊपर जाएगा, वाई ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो ब्लॉक विल जंप, छोड़ देगा सरफेस। तो जरूरी बात क्या हुई? जरूरी बात यह हुई कि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, यानी mg की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर वाई से बड़ी होनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड उसका 2 सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड तक न छोड़े, यानी y अगर 2 हो जाए तो भी न छोड़े। तो बस अब कुछ नहीं है बेटा, g ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और y की जगह लिख दो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मीटर में बदल लिया भाई, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ कर दो, g की जगह 10 कर दो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और ये निकाली भी गई है और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना? कैलकुलेट करें क्या? तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जी अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसकी जगह लिख दीजिए 2 पाई एफ का स्क्वायर।
लेस देन आर इक्वल टू जी की जगह 10 ले लो और यहाँ पे भी 2 ले लो। नहीं आ रहा है इसमें, चलो जी की जगह 10 ले लिया और अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² कर दिया। अब यहां से स्क्वायर रूट लोगे तो ये सब आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व है, सोल्यूशन भी देख लेना। 5√5/π इसका आंसर आ रहा है। हमारा काम मेनली बताना है कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसमें एम्पलीट्यूड दे दिया है, मैक्सिमम ओमेगा पूछा है। कभी कभी ओमेगा दे देते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, वाई की जगह ए हो जाएगा, ओमेगा रख देगा, तब ए की मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये ऐसा है कि यहां से ये पार्टिकल पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर लौटेगा, और फिर ये जाएगा, और यही पूरा जो टाइम होगा वो इसका टाइम पीरियड होगा। तो मिलाया गया था, स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है, और ये सब लोग जानते हैं कि अगर ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है, तो कोई ब्लॉक अगर आता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। तो यहां तक आने का टाइम कितना होगा? तो ये वाला जो टाइम होगा t बराबर √2 h अपॉन साइन थीटा अपॉन g साइन थीटा। कैसे किया भैया? फॉर्मूला लगाया है s बराबर हाफ AT²। तो जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया है तो ये वाली वैल्यू कितनी है? h अपॉन साइन थीटा। तो s की जगह h अपॉन साइन थीटा रख देंगे, a की जगह g साइन थीटा रख देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ये √2h अपॉन g आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो √2h अपॉन g कॉसिक थीटा। ये आ गया। अब देखो ये पहले मान लीजिए कि इधर से आया, ये आया, ये तो ये h है, ये अल्फा है, तो टाइम कितना लगेगा? √2h अपॉन g कॉसिक अल्फा। फिर ये ऐसे गया तो चूंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों बराबर है। जैसे अब ये यहां से चले तो वहां तक जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, ये आएगा तो आने में जितना टाइम लगेगा उतना जाने में लगेगा। तो ये वाला टाइम हो जाएगा √2h अपॉन g कॉसिक बीटा, और टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे गया इतना टाइम लगा, फिर ये लौटेगा कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए तो इतना टाइम फिर लगेगा। तो इसमें आप 2 और √2h अपॉन g कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा कॉसिक अल्फा प्लस कॉसिक बीटा। ओके, तो मेरे ख्याल से तो ये आंसर आ रहा है और यही होगा भी। और ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये मैंने एनसीईआरटी की किताब से उठाया था, एक्सरसाइज जो एडिशनल वाला है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स इन विच पीरियडिक मोशन इज देयर, नॉट एसएचएम, एंड यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। In SHM with time period 24 seconds, body goes from a point where its velocity is half of the maximum to the point where acceleration is half of the maximum in time. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है,
समझ ही नहीं पाए कि पूछ क्या रहा है। ये मान लो SHM है, ये मीन पोजीशन है, तो यहां पर होती है मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, और यहां पर होता है एक्सट्रीम पोजीशन x बराबर ए, यहां होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। अब पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी कहाँ होगी, निकालो भाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए ओमेगा बाई 2 बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काट दिया मैंने। ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, तो y बराबर a रूट 3/2। ये पॉइंट है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां आधा होगा, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो a ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, ये कट गया, तो y बराबर a बाई 2। तो हमें दो पॉइंट मिले, एक y बराबर a बाई 2 और एक y बराबर a रूट 3/2। और हमें यहां से यहां तक जाने का समय निकालना है। अब इस समय को निकालने के लिए, अभी निकालने में लंबा लग रहा है, लेकिन जो अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं, हमने क्लास में भी बताया है और सबको बताया है कि कुछ चीजें याद रहनी चाहिए जो कॉमन सेंस के लिए। जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ ए ओमेगा है, यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन कुछ चीजें याद रखो, किस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होगी, किस जगह एक्सेलरेशन इसका आधा होगा। और अच्छे बच्चों को मैंने ये भी बताया है कि ये सब टाइम भी थोड़ा बहुत याद रखो, लेकिन टाइम नहीं याद है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये मान लो जा रहा है जैसे, तो यहां से चलना शुरू किया, तो a/2 पर तब चलेगा जब ये एंगल 30 डिग्री होगा। प्रोजेक्शन से समझ लीजिए, इजी रहेगा। अदरवाइज आप इससे भी निकाल सकते हैं, तब मामला कठिन हो जाएगा। a साइन ओमेगा टी, तो y की जगह पहले a/2 रख दो और a साइन 2 पाई टाइम पीरियड 24 इंटू T1 कर दो, और रूट 3a/2 बराबर a साइन 2 पाई बाई 24 T2 कर दो, और जो टाइम होगा वो T2 माइनस T1 होगा। हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये आधा है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये a रूट 3/2 है तो ये 60 डिग्री होगा। तो यहां से यहां तक जाने में उसको 30 डिग्री घूमना है, तो टाइम बराबर थीटा तो है 30 यानी π/6, और ओमेगा है 2 पाई और इंटू 24, तो पाई से पाई कट गया, 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर लो, ये क्वेश्चन वहां पे तभी हो पाएगा, सिर्फ इक्वेशन नहीं पढ़ना, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ पढ़िए। जानिए कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, किस जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम की आधी होती है, किस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी होती है। और अगर ये छोटी मोटी जैसे ये दोनों चीजें अगर आपको मालूम हो तो फिर ये बड़ी जल्दी निकल आएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
अगर आप खाली एसएचएम प्लेन पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा मिला होगा, तो आपके हिसाब से थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, सारी चीजें क्लियर करा देता है। ए प्रोजेक्टाइल अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी व्हेन, तो देखो एस्केप का मतलब होता है सरफेस को छोड़ दो, और सरफेस को छोड़ देने का मतलब होता है टोटल एनर्जी नेगेटिव ना हो। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो पार्टिकल फिर बाउंड होता है, फिर उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। सैटेलाइट में हम बाउंड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और एस्केप करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि अर्थ के केस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी दी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी है Gmm/r, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और एस्केप करना है तो ये बराबर जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहां एस्केप की डिफिनीशन आ जाती है। अर्थ की सरफेस पे तो अगर ये ग्रेटर होगी तब भी नहीं आएगी, लेकिन तब वो एस्केप नहीं कहलाएगी, तब वो कहलाएगी छोड़ दी गई है। तो इसलिए बोथ द एनर्जीज आर इक्वल, इसका आंसर होगा ड्यू टू द डिफिनीशन ऑफ एस्केप। और अदरवाइज सिर्फ सरफेस को छोड़ना है तो वही कॉस्मिक वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। अगर आपने ये वाली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा दे दी न्यूमेरिकली, तो वो पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पे और उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो यहां पे वो चाह रहे हैं कि इसके वेलोसिटी मिल जाए, इसके वेलोसिटी का मिल जाए मतलब इन्फिनिटी पर तो पहुंचे लेकिन वहां वेलोसिटी जीरो हो, तब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर यहां पे वेलोसिटी हटा देते, कह देते हैं प्रोजेक्टाइल टू एस्केप, तब ये वाला आंसर होता काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एस्केप तो दोनों केस में कर रही है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी वो कब बनेगी, ये वाली वेलोसिटी, जब दोनों बराबर होगी। ये वही क्वेश्चन है, दोबारा कैलकुलेशन है, इस बार नीट में भी आया था। अब यहां पर ये जो n दिया हुआ है ये देखो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है अब इसको एस्केप नहीं करना है, ये कुछ हाइट से जा करके वापस आएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, -G/m/r प्लस 1/2 m n² ve², क्योंकि ये है, और बराबर -G/m/r प्लस h। मान लो ये h हाइट से जाकर के वापस आ जाएगी, और जहां वापस आएगी वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर r और n के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि m काट दीजिए और यहां v की वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए v की वैल्यू रखते हैं, -Gm/r प्लस 1/2 n² 2Gm/r, ये इसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पे, बराबर -Gm/r प्लस h। अब क्या मामला बना, Gm भी कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया। तो अब देखो अब क्या बना, अब तो काफी सिंपल हो गया है। ये इन दोनों का एलसीएम r है, तो r ले लो और ये n² -1 हो गया, ठीक है, बराबर -1/r प्लस h है।
तो क्या बेटा अब तुम लोग एच भी इससे नहीं निकाल पाओगे? इतना तो कर लोगे भाई, थर्ड आंसर आएगा। मुझसे क्यों कैलकुलेशन करा रहे हो? मेन ये है, जैसे कि अगर हम एन वी से फेंकते हैं, अगर एन ग्रेटर देन 1 तो ये इस्केप कर जाएगी और कॉस्मिक वेलोसिटी होगी रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू वीई। अगर एन लेस देन 1 है जैसे यहां पे, तो ये आर एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर की हाइट तक ही जाएगी। और अगर आप एन बराबर 1 ले लोगे, यानी जस्ट स्केप स्पीड है, तो इट विल रीच इंफिनिटी बट वेलोसिटी बी देयर 0। यहां पे इसमें कंफ्यूजन आप लोग इसलिए हो गए कि जैसे ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ एक छेद कर देते हैं, पानी गिरने लगता है। पानी हो, मरकरी हो, सैंड हो, रेत हो, कुछ भी हो, तो टाइम पीरियड पहले घटता है फिर बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ क्या किया गया, स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है, मरकरी भरा, टाइम पीरियड ऑसिलेट करा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ का, और थोड़ा सा मरकरी निकाला, छेद करके निकलते नहीं रहने दिया कि खाली ना हो जाए तब तक निकलता रहे, थोड़ा सा छलक गया, निकल गया, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। बस इसका ये था। पढ़ा नहीं आपने। असल में इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों हुई, लोगों ने सोचा ये वही वाला क्वेश्चन है, वो वाला नहीं था। उसमें छेद कर देते थे, पानी लगातार नीचे गिरता था, तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाता था, नीचे जाता था, टाइम पीरियड बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, और जब पूरा पानी निकल जाता था तो सेंटर ऑफ मास फिर वहीं आ जाता था, फिर पहले वाला टाइम पीरियड आ जाता था। थोड़ा सा इसमें चेंज किया, थोड़ा सा मरकरी निकाल दिया, तो नीचे से निकलेगा तो इसका मास नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे जाएगा, टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। A particle execute SHM with amplitude 20 and time period 12 सेकेंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 12 सेकेंड। The minimum time required for it to move between 2.10 centimeter either side of the mean position। तो ये SHM की मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम है 20 पर, इधर एक्सट्रीम है 20, 2 पॉइंट लिए, इधर +10 इधर -10, यानी अगर ये a है तो ये a/2 है, ये a है, ये a/2, इधर माइनस होगा। अब कहते हैं मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब है, ऐसे ऐसे नहीं जाना है, किसी मिनिमम टाइम तब लगेगा जब ये डायरेक्ट जर्नी करो। अब ये रटाया जाता है, हमने बताया है कि ये वाला टाइम t/12 और ये भी टाइम t/12। मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की आधी पोजीशन तक जाने का टाइम t/12 होता है, तो टोटल टाइम हो गया 2t/12, और 2/12 और टाइम पीरियड भी 12 सेकेंड है, तो इसका भी आंसर 2 सेकेंड ही आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर बस यही है कि जो मैंने बताया था, किस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी होगी, किस पे 0 होगी, किस पे मैक्सिमम होगी, तो a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से करने के लिए इन सब चीज़ों को लर्न करना बहुत जरूरी। एक चार्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सर ने रैपिड फायर में कराया भी था शायद, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड t है, ये मीन पोजीशन है, यहां तक आया, तो कितना टाइम लगेगा बताओ, t/4। लेकिन जब ये यहां आएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बन गया,
क्योंकि इधर तो वॉल आ गई, तो ये पोर्शन तो जाएगा नहीं, तो अब सिर्फ इतना पोर्शन इधर जाएगा और लौटेगा ये। और ये लंबाई अगर 3l/4 है, ये टोटल लंबाई l है, तो ये लंबाई l/4 होगी। तो इस नीले वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा। कैसे भैया? t बराबर 2π√l/g। तो जब टोटल लंबाई l थी तो टाइम पीरियड t था। अब लंबाई l/4 बची, तो l की जगह l/4 किया, 2 बाहर आया, टाइम पीरियड t/2 हो गया। लेकिन ये तो आधा ऑसिलेशन है, B से C तक गया और C से B तक आया। तो t/2 तो कब होता है? जब इसी लंबाई से ये ऐसे से पूरा ऑसिलेशन करता। पूरा तो कर नहीं रहा है, आधा कर रहा है, तो ये t/2 का आधा, यानी t/4 और लगेगा। और फिर ये दोबारा फिर जब इधर जाएगा तब तो रस्सी इधर तो जा ही सकती है ना, तो टोटल एल लेंथ हो जाएगी, तो t/4 फिर लग जाएगा, तो t/4, तो टोटल टाइम 3t/4 हो गया। ये तुम्हारे पास आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, a particle of mass m is located, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है क्योंकि पार्ट बी आ गया था ना, सेक्शन बी, तो इसमें क्या करते हैं कि चॉइस भी आती है, तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए। वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और F बराबर होता है -du/dx, तो F बराबर माइनस और d/dx ऑफ a माइनस a cos px। ठीक है, तो माइनस इसका 0, इसका -a p प्लस साइन px, ये आ गया। तो F बराबर -AP साइन px, ये आ गया। अब क्या किया जाए? अगर px छोटा है, पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, और स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा ये छोटा होगा, तो आई कैन राइट -AP इंटू px, फिर वही सिंपल पेंडुलम वाली चीज, साइन px बराबर px मान लिया क्योंकि एंगल छोटा है, और यहां पे ma लिख दो। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? x को छोड़ दो, AP स्क्वायर अपॉन m, तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 2π आएगा। टाइम पीरियड किसे? हाँ, पीरियड 2π, तो ये तो हो ही नहीं सकता 2π, और m ऊपर आएगा और AP स्क्वायर नीचे आएगा। सेकंड आंसर हो गया। SHM की कॉमन टेक्निक है, रेस्टोरिंग फोर्स लिखो और ओमेगा स्क्वायर पता करो और टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये लेफ्ट क्वेश्चंस में है, और जिन लोगों ने लेफ्ट किया वो बहुत अच्छा ही है। पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व है आपके सॉल्यूशन में, और मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं इसको करने का, कि पहले इस पार्टिकल पर फोर्स निकाल लो ड्यू टू दी होल स्फीयर। तो इसका मास m है और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट 3r। यस, इसके सेंटर से, ये सेंटर है इसका, दिस इज द सेंटर, और यहां से 3r डिस्टेंस है, तो ये पूरा स्फीयर इसको फोर्स F1 से अट्रैक्ट करेगा
तो मैं F1 लिख देता हूं, G मास इंटू मास M अपॉन 3R का स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस 3R है, यहां से यहां तक 2R है और ये R है, तो 3R का स्क्वायर यानी 9R स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कटा हुआ स्फीयर है, इस स्फीयर की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, वो भी इधर ही आएगा। और यहां दो तीन चीजें हम जल्दी में करेंगे। इसको मैं F2 डैश कह रहा हूं, क्योंकि F2 तो वो फोर्स है जो ये केविटी बताती है। जब ये कट गया तो बचा हुआ स्फीयर जितना फोर्स लगेगा, तो कटा हुआ स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगा रहा था, तो F2 डैश हो जाएगा G, और ये वाला मास तो M रहेगा। और देखो इस स्फीयर की रेडियस R/2 है, तो अगर बड़े स्फीयर की रेडियस R थी, मास M था, तो इसकी रेडियस R/2 है, तो वॉल्यूम 1/8 हो गया। तो अब ये मास हो जाएगा M/8, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखिए, ये 3R था, इसमें R/2 माइनस चल हो जाएगा, तो 3R माइनस R/2 यानी 2.5R, यानी 5/2R, तो 25R स्क्वायर बाई 4, ये F2 डैश हो गया। तो अब F2 क्या है, तो F2 है दिस माइनस दिस, तो G अपॉन 9R स्क्वायर, सॉरी राइटिंग बिगड़ गई भाई, 9R स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 2, ये 50 आ जाएगा। तो G अपॉन R स्क्वायर, ये 8 नीचे ले आओ, हाँ 50, 50R स्क्वायर, दिस इज 50। और फिर F1 अपॉन F2 निकालना है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसको आप माइनस करके तब आपके पास रेशियो आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ रहा है तुम्हारा 50/41, F1 अपॉन F2। इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। G अपॉन R स्क्वायर, और ये 50 है, ये 9 हुआ, ऊपर 41 आएगा, और नीचे 50 इंटू 9 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करोगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। G कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, ये 9 नीचे जाएगा, ये 9 उससे कट जाएगा, 41/50/41 आ जाएगा, राइट। वन थिंग मोर, एक चीज इसमें और बतानी है। कई बच्चों ने चालाकी करी, उन्हें रिजल्ट याद था। उन्हें क्या रिजल्ट याद था, ये सेंटर ऑफ मास में भी क्वेश्चन आया था। तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर जाता है R/40। उन्होंने जो बचे हुए स्फीयर का फोर्स है वो डायरेक्ट इनके बीच में निकाल दिया। रिमेनिंग स्फीयर का मास, सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3R प्लस R/40, उससे निकाल दिया। यहां ये आंसर मिल जाएगा कोइंसिडेंटली। लेकिन मेरी एडवाइस है, इसको इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कहिए, क्योंकि अगर कहीं काटने वाले ने स्फीयर यहां से काट दिया तो फिर इसका फोर्स इधर रहेगा, और तब सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट करोगे तब ये आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर तभी तक मिल रहा है जब बड़े स्फीयर का सेंटर, कटे हुए स्फीयर का सेंटर और साथ में मास तीनों कोलिनियर हैं, तब आप बचे हुए स्फीयर की वजह से फोर्स
सेंटर ऑफ मास पर रिमेनिंग स्फीयर का मास निकाल के कर लोगे, आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हुए तब ये आंसर नहीं मिलता है। तो सेफ मोड में चलो। ये क्वेश्चन आपको बता दें, लंबा भले लग रहा हो, लेकिन ये आपके नीट के पुराने पूर्वज AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सीधे एनर्जी कंजर्वेशन का है। An asteroid of mass m is approaching the earth initially at a distance of 10 re with speed vi, hit the earth with speed vf, और तब सही क्या है? तो इसमें सीधे सीधे ये अर्थ है और ये हमारे पास कोई एस्ट्रॉयड है। तो यहां स्पीड vi है और यहां पे स्पीड vf है। तो यहां काइनेटिक लिखिए, यहां पोटेंशियल लिखिए, कंजर्व करा दीजिए। तो हाफ m vi स्क्वायर माइनस GMM अपॉन 10 RE और बराबर हाफ m VF स्क्वायर माइनस GMM अपॉन RE। ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद देखो VF स्क्वायर बराबर VI स्क्वायर है। तो अब आप इसमें सीधे सीधे कॉमन लेके जो आंसर मिलता है उसे दे दीजिए। इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। VF स्क्वायर एक तरफ लेना है, तो हाफ m VF स्क्वायर बराबर GMM अपॉन RE माइनस GMM अपॉन 10 RE और प्लस हाफ m VI स्क्वायर। और देखिए इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है। इस क्वेश्चन में भी काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। हमसे भी कई बच्चों ने पूछा, कहा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नहीं लगेगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे। इसका मतलब होता है स्पिन करने में टाइम अर्थ कितना लेती है। तो पहले क्या था, I 2/5 mr स्क्वायर और इसका टाइम पीरियड था 2π/24। फिर ये श्रिंक कर गई लेकिन मास नहीं बदला। तो 2/5 m और r/n का स्क्वायर और नया वाला टाइम पीरियड t मान लो, वही ड्यूरेशन ऑफ द डे है। तो t बराबर 20/24/n स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा है। इसको आप ऐसे करिए कि जब ये दूर थे तो इनकी वेलोसिटी भी 0 थी, r भी इंफिनिटी था, तो मोमेंटम 0 था। सपोज इनके बीच की डिस्टेंस r हो गई है और यहां इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इसकी v1 है, इसकी v2 है। तो m1 v1 बराबर m2 v2, ये कर दीजिए। और उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी वो निकालिए। तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू g
m1 m2 अपॉन r, और ये दो इक्वेशन है, उससे आप v1 और v2 निकालिए और रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2। इट इज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल, हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।